तो मैं बोलूँगा कि सपना देखिए और सपना ऐसा देखिए जो कि आपको सोने ना दे। मैं तो ये मानता हूँ कि मिथिला, मैथिली और बिहार ये लेबर सप्लाई का जोन नहीं है, ये सिविल सर्वेंट्स का सप्लाई का जोन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट चैनल द सोशल स्कोप में। हम इस चैनल के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों से आप सभी को मिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस मुकाम को पाया है, उस सफलता को हासिल किया है जो उनका गोल रहता है या गोल है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं श्रीमान अनिल झा जी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से आज ऐसे मुकाम को हासिल किया है, उसके बारे में आज हम सभी जानेंगे। सर, आपने अपने करियर की शुरुआत महज 10 रुपये से, जो पेट्रोल पंप की यात्रा थी आपकी, और उस पेट्रोल पंप का सर्वे करते थे, और आज आपने लगभग 1200 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। ये यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहें। मनीष जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपको लगा कि मेरी जो करियर की जर्नी है उसके बारे में आपके जो ऑडियंस हैं उनको बताना चाहते हैं। किसी के लिए भी जब करियर की शुरुआत होती है तो एक चैलेंजिंग होती है, और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं 94 में जब MBA की पढ़ाई किया, उस वक्त काफ़ी लोग MBA का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, और जब हमने 94 में पढ़ाई की उसके बाद हमें लगा मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो कलकत्ता से हुई है, और MBA की पढ़ाई करने के बाद हमें लगा कि हमें दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद ये जो, अगर मैं अपने 26, 27, 28 साल की जर्नी को देखूं तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, बट टू मेक इट शॉर्टर, शुरुआत में आए तो घर से ये कह के आए थे कि दिल्ली जा रहे हैं और अपना रोजी रोटी करेंगे, और घर से ये कह के आए थे कि ये जो पैसे जब घर वाले ने विदा किया था, 3000 रुपये मेरे पास दिए थे, और मैंने उनको कहा था कि ये 3000 रुपया जो आपसे लेके जा रहे हैं, ये अंतिम, घर से मैं अंतिम पैसे ले रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने रोजी रोटी अपना ही करूँगा। ये कहने का मतलब ये था कि अपने अंदर में जिद लाना था कि अगर मैं MBA के पढ़ाई के दौरान भी घर से पैसे मिल रहे थे, स्पॉन्सर कर रहे थे घर के लोग, और अगर अपने अंदर जिद ना पालें, अगर अपने अंदर जिद्दी ना बने, तो मेरे अंदर वो प्रवृत्ति रहेगा कि चलो घर से तो पैसा आ ही रहा है, तो आज मिलेगा, कल मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, इस तरह से करेंगे, खर्चा मिल ही जाएगा। बट मेरा ये था कि नहीं, मैं अपने आप में एक संकल्प लूँ कि ये मेरा आखिरी पैसा है घर से, और वही पैसा लेके आए, और हर दिन जब 3000 था तो अगले दिन वो 2950 हो जाता था। तो मेरी जो घड़ी की सुई है ना, जैसे बोलते अलार्म बजते हैं, अलार्म की तरह बज रहा था कि अच्छा अगले दिन 2900 रुपये ही है, और हर समय मुझे उन बातों को याद दिलाता था कि घर वाले को हमने कहा है कि हम जो है अब से आपसे मदद नहीं लेंगे। तो यही जो एक अंदर में जो कहते हैं कि संकल्प, कि मैं एक संकल्प लेके कलकत्ता से दिल्ली आया था, और हमें लगा कि मेरे साथ कई साथी थे, कई दोस्त थे जिन लोगों ने MBA की पढ़ाई मेरे बैच में की थी, और सब लोग यही सोच रहे थे कि मेरा जब तक मुझे MBA का लायक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। मेरा था कि नहीं, मैंने कैलकुलेट किया दिल्ली आके कि मुझे अगर दिल्ली में रहना है तो मैं आते ही, सबसे बड़ी समस्या किसी भी लोगों के लिए बड़े शहर में आने से होती है कि आपको वहाँ किसके पास ठहरना है। आप किसी रिलेटिव के यहाँ ठहरते हो, तो मैं मामा जी के यहाँ ठहरा था, शुरुआती दौर में ऐसे ही होता है, और मुझे था कि मैं मामा घर से
कितना जल्दी यहाँ से अपने आप को स्वावलंबी बनूं और कितना जल्दी मैं इनके घर से मैं अपने जगह पे कहीं ना कहीं किराया लेके रहूं। तो उसी दौरान जो था मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे अगर खुद से ही रहना है तो मुझे दिल्ली में कितना खर्चा होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे दिल्ली में अपने सरवाइव करने के लिए मुझे कम से कम 3,000 रुपये चाहिए, यानी कि उस समय में 2,500 से 3,000 रुपया होगा तो मेरा चल जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे कम से कम 80 से 100 रुपया डेली मुझे रोजगार चाहिए। और मैंने ये ठान लिया कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे मैनेजर का ही नौकरी मिले, MBA किया हूँ तो करूँगा। मेरा सबसे पहला लक्ष्य था कि मुझे 100 रुपये दिन के या महीने के 3,000 कमाना है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। और वहीं से मुझे लगा कि किसी मित्र ने कहा कि सर्वे का काम होता है, एक सर्वे में 10 रुपये देते हैं। तो मैंने कहा दिन में कितने सर्वे कर सकता हूँ, तो फिर कैलकुलेट किया कि 10-12 सर्वे कर सकते हैं। तो मुझे कैलकुलेशन मेरा अरिथमेटिक जो था बिल्कुल काम किया कि 100-120 रुपये मिल जाएगा। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, तो यहीं से शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो फिर आपको ये सर्वे जब शुरुआत किया आपने, सर्वे करते रहे और फिर अभी जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम अब यहाँ से अपने आप को ही एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें और उसमें लोगों को रोज़गार दें? हमारा संघर्ष तो ये रहा ही है। देखिए, मैं शुरुआत से ही एक एम्बिशियस रहा हूँ। मुझे लाइफ में जब मैं पढ़ाई लिखाई भी करता था तो मुझे मेरे ज़िंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक सपना होता है कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। और मेरा भी सपना था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ करना है। उसके लिए मेहनत करना पड़े, ईमानदारी से काम करना पड़े, मगर कुछ अलग हट के करना है। तो ये सोच के, ये चूँकि MBA भी किया हुआ था तो मेरे अंदर ये था कि शुरुआत हम कैसे भी करें पर ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि अपने आप को अपने ऊपर गर्व हो। और इसी संकल्प के साथ मुझे लगा कि नहीं, शुरुआत तो करो और कुछ अगर शुरुआत अच्छी रही तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेंगे। इस संस्थान को शुरुआती दौर में आपको एक ऑर्गेनाइज वे में लाने के लिए किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? जैसे शुरुआती दौर में आपने बताया कि एक कैलकुलेशन बनाया, 3,000 रुपये हमको कमाना है, फिर 3,000 में हमको अपना रहने का व्यवस्था हो जाएगा। ऐसे ही आपने भी इस संस्थान को भी रन करने के लिए अपने शुरुआती दौर में मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। जब मैं 94 में MBA की पढ़ाई किया तो 95 में मैंने जब ये 10 रुपये पर सर्वे मुझे काम करने को मिला, फिर 6 महीने के अंदर ही मुझे सैलरी पे नौकरी मिल गई। ठीक है। और एक अमेरिकन संस्थान थी गैलप ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और फिर मेरा लगन ऐसा था, मेरी मेहनत थी कि मेरे जो सीनियर थे उनको लगा कि नहीं, ये बच्चा होनहार है और ये लाइफ में कुछ कर सकता है। तो मुझे 6 महीने के अंदर ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, मुझे सैलरी पे परमानेंट नौकरी मिल गई। और 10 साल तक जो गैलप ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं 1995 से लेके 2005 तक 10 साल नौकरी किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, 10 साल काफ़ी दिन होता है, कुछ और प्रोग्रेस के लिए करना चाहिए। फिर एक दूसरी अमेरिकन संस्थान ही थी, MNC कंपनी थी, मार्केट प्रोब, वहाँ पे ज्वाइन किया और वहाँ पे लगभग 6 साल काम किया। और 2011 में जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब जो है 16 साल की नौकरी कर ली, अब कुछ ऐसा काम करूं कि जिसमें मुझे नौकरी देने का अवसर मिले, मुझे नौकरी करने का अवसर नहीं मिले। अच्छा, तो कभी ऐसा जब आपने ऑर्गेनाइजेशन रन किया तो कोई ऐसा पल था आपके जीवन में जहाँ पे आपको लगा हो कि अब हमारी मेहनत रंग ला रही है? जैसे कभी कुछ ऐसा होता है, हम कुछ कार्य करते रहते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है हमको कि अब हम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसा कोई पल आपके साथ जिसमें आपको लग रहा हो कि अब हमारी मेहनत रंग ला रही है? देखिए, बिल्कुल था। जब 2011 में हमने एऑन मार्केट रिसर्च शुरू किया, उस वक्त सिर्फ हमारे पास
2 ही शहर में हमने ऑफिस लिया, एक था मुंबई और एक था दिल्ली। और उस वक्त मात्र 5 लोग थे जो हमारे कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉई थे। 5 लोगों के साथ 2 ऑफिस के साथ काम शुरू किया। और मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि 2016 जाते जाते, यानी कि 5 साल के अंदर, इओन मार्केट रिसर्च कंपनी इंडिया की पहली इंडियन मार्केट रिसर्च कंपनी बनी, जिसका ऑफिस 20 शहरों में हो गया। और 2018 आते आते हमारे कंपनी में 1137 लोग फुल टाइम परमानेंट स्टाफ के रूप में इन 20 शहरों में काम करने लगे। उस वक्त थोड़ा सा प्राउड महसूस हुआ, थोड़ा गर्वान्वित हुआ। हमें लगा कि नहीं, ईश्वर ने हमें ये अवसर दिया है जहाँ पे मैं लगभग 1200 लोगों को फुल टाइम, और मनीष जी 1200 फुल टाइम के अलावा लगभग 2000 पार्ट टाइम, एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में रोजगार जिसको कहा जाता है, कि आपने परमानेंट जो एम्प्लॉय होते हैं और एक इनडायरेक्टली रूप से जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस कहते हैं। एग्जैक्टली। तो 1200 लोगों को हमने फुल टाइम रखा, 1137 लोगों को, और लगभग 2000 लोग ऐसे थे जो फ्रीलांसर थे। तो कुल मिला के 3000 से ज़्यादा लोग अपने संस्थान में काम करने लगे। और तब लगा कि नहीं, ठीक है, ये डिसीजन सही है, और थोड़ा सा गौरवान्वित फील हुआ। बट मेरा मानना है कि बिजनेस है, और बिजनेसमैन जो है हंग्री होता है, वो कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होता है। और मैं अभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये तो शुरुआत है, और ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ करना है ताकि हम लोगों के काम आ सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, करते करते बीच में ऐसा ब्रेक आ जाता है, जैसे लगता है कि अब हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो उस टाइम पे कोई ऐसा पीरियड आपके समय कोई ऐसा समय आपके साथ हुआ हो या घटित हुआ हो कि आपको लगा हो कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, ये मैं क्यों खड़ा किया, इस कंपनी को क्यों खड़ा किया, इतने लोगों को मैंने रोज़गार क्यों दिया, इन सब चीज़ों से दूर हो जाता हूँ? तो ऐसा कोई पल आपके साथ, और अगर ऐसा पल आया तो उस पर कैसे प्रेरणा आपको मिली कि आप? देखिए, जब 2019-20 में जब कोरोना आया, कोविड-19, और 2020 के मार्च 22 को के आसपास में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घोषणा की कि 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन होगा। तब तक ठीक था कि चलो 3 वीक की बात है, 3 सप्ताह ठीक है। बट धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगी और स्थिति थोड़ा गंभीर होने लगी, और हमारे पास एक अच्छे लोगों का फौज था, 1000 से अच्छे लोगों का फौज था। और उस वक्त बिजनेस, हमारा काम सर्वे करने का है, मार्केट रिसर्च करने का है, और उस वक्त बिजनेस लगभग 0 हो गया। मगर 1200 लोगों का खर्चे तो थे ही, उसके साथ साथ कई और खर्चे थे, 20 ऑफिसेज थे। तो उस वक्त थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए लगा कि ज़िंदगी थम गई है। मगर साथ साथ क्या होता है, मैं इस बात को सब समय याद रखता हूँ कि लीडरशिप की परीक्षा संकट के घड़ी में होती है। अगर आप किसी प्लेन के पायलट हैं और अगर आसमान साफ है और तब आप प्लेन चला रहे हैं, तो वो तो कोई भी पायलट चला सकता है। काबिलियत तब है कि बादल से घिरे हुए हैं, आपका क्लाइमेट सही नहीं है और पायलट का प्लेन डगमगा रहा है, और पायलट उस वक्त अगर अपने प्लेन को सेफ लैंडिंग करता है तो काबिलियत पायलट की तब मानी जाती है। तो इस तरह की सोच को लाके हमें लगा कि नहीं, ये लीडरशिप के लिए ये हमारे लिए एक परीक्षा है, और इस परीक्षा की घड़ी में हमको ठंडे दिमाग से ईश्वर को याद करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आज मैं इस जगह पे हूँ या उस जगह पे 2020 में था तो ईश्वर की कृपा थी। तो मेरा था कि अगर ईश्वर ने इतना बड़ा बना दिए हैं तो ईश्वर ने संकट भी दिया है तो उसका समाधान भी ईश्वर ही निकालेंगे। और ईश्वर को याद करते हुए अपने आप को ये संकल्प लेते हुए कि नहीं, हम एक ऐसे पायलट हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्लेन को सेफ लैंडिंग दे सकते हैं, और वही काम हमने किया।
कुल मिला के है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है और आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक इच्छा शक्ति और दूसरा है धैर्य। पेशेंस बड़ी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है और पेशेंस की कमी है तो भी गाड़ी इधर उधर पटरी से जा सकती है। इसलिए आपको, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है कि कभी रास्ते से इधर उधर हो, मगर आपको आपका धैर्य होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य है, इच्छा शक्ति है और आपका विजन क्लियर है कि मुझे करना क्या है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें सब कंट्रोल में आ जाती है। जी, बहुत प्रेरणादायक आपने जो बताया है, बहुत ही प्रेरणा मिलेगा इससे, हमें भी प्रेरणा मिला है। और अभी हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप एक सफल उद्यमी हैं और बिहार से आते हैं, बेसिकली मिथिला क्षेत्र से आते हैं आप, और हमने आपके बारे में जो रिसर्च किया है और जाना है लोगों से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि मिथिला का एक पहचान है मधुबनी पेंटिंग, और जिस मधुबनी पेंटिंग के लिए आपने अपने कंपनी के CSR के माध्यम से और उस मधुबनी पेंटिंग को मधुबनी रेलवे स्टेशन पे पेंटिंग जो की गई थी, उस पेंटिंग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। एक उद्यमी को अपने समाज के लिए सोचना ये आसान होता है या मुश्किल है? देखिए, मैं थोड़ा सा इस बात की जिक्र करना चाहूँगा कि आप जिस जगह से आते हैं, जिस मातृभूमि से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, कहीं ना कहीं आपको अगर ज़िंदगी में आप सफल हैं तो ये ध्यान सब समय रखना चाहिए कि मुझे अपने मिट्टी के लिए भी कुछ करना है, अपने समाज के लिए भी कुछ करना है। तो मिथिलांचल जो है रग रग में बसा हुआ है, बिहार जो रग रग में बसा हुआ है। रही बात मिथिला पेंटिंग और CSR की, तो मुझे याद है कि इसके लिए मैं अपने आप से ज़्यादा इसकी जो ये जो मिथिला पेंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, इसका ज़्यादा श्रेय जो हमारे योग रत्न हैं, मिथिला के ही हैं, श्री रविशंकर झा जी, उनको जाता है। रवि व्योम जी एओन के CSR मेंटोर थे उस वक्त भी और अभी भी है, और उन्हें लगा कि भाई जी भी थोड़ा सामाजिक हैं, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लेके आया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है, मधुबनी रेलवे स्टेशन जहाँ पे मिथिला पेंटिंग है उसको कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। और जब वो प्रस्ताव लेके हमारे पास आए, वो प्रस्ताव हमें काफ़ी अच्छा लगा। फिर पूरे CSR टीम के साथ डिस्कशन हुई, पूरे एओन बोर्ड के साथ डिस्कशन हुआ, और फिर हमें लगा कि नहीं, हमें ये काम करना चाहिए, हमें भी मिथिला के लिए कुछ करना चाहिए। और वही एक प्रोत्साहन था जो कि रवि जी से मिला, और फिर हम लोग मिल के, और उसमें अगर कहें तो मेरे से ज़्यादा रोल जो था रवि व्योम जी का था। मैं तो सिर्फ जब गया, जब उद्घाटन जिस दिन था, रिकॉर्ड बनने थे, 1 दिन 2 दिन पहले गया, और योग रत्न रवि व्योम जी लगभग 1 महीना तक वहाँ रहे, पूरे कलाकारों के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेशन किया। फिर अलग अलग, मुझे याद है, फिर समस्तीपुर रेलवे सब डिवीज़न में गए और कई जगह पे गए। 1 महीना तक लगभग वो युद्ध स्तर पे काम किए और फाइनली जाके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद जो मेरी बहन है पद्मश्री दुलारी देवी जी, उनको पद्मश्री मिला, और हम लोग इस बात के लिए काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड काम आया। आप मिथिला से आते हैं और मिथिला क्षेत्र कहीं ना कहीं बाढ़ ग्रसित क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ से पलायन का जो रेशियो अगर देखा जाए तो उत्तर बिहार और जो मिथिला क्षेत्र है, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। जो गंगा के उस पार का बिहार और गंगा के इस पार का बिहार, दोनों में कहीं ना कहीं पलायन का रेशियो मिथिला क्षेत्र से ज़्यादा है, और वहाँ के क्षेत्र को लेबर जोन के नाम से हम लोग संबोधन करते हैं, इसलिए कि हमारे क्षेत्र में सबसे सस्ता मजदूर मिलता है। और इसके लिए सरकार की कोई ऐसी ठोस नीति
आपके नज़र में जिसको इस लेबर जोन को, मतलब वहाँ के सप्लाई जोन को थोड़ा सा रोका जाए और सरकार कुछ नया कुछ नीति ला रही हो या लाई हो जिससे इस पे काम किया गया हो सरकार के द्वारा, मिथिला के लिए खास करके? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मिथिला, मैथिली और बिहार ये लेबर सप्लाई का जोन नहीं है, ये सिविल सर्वेंट्स का सप्लाई का जोन है। आप अगर देखेंगे IAS IPS की परीक्षा होती है तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आते हैं? बिहार, मिथिला, मैथिली से आते हैं। अभी अगर राजस्थान में कोटा एक जगह है, हम वहाँ पे लोगों को पढ़ाते हैं। आप देखिएगा ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह वो मिथिला मैथिली के आते हैं। कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है वहाँ पे, चाहे वो स्कूली शिक्षा की वजह से हो। अभी मैंने आज से 5-7 साल पहले हमने मधुबनी के अंदर ही सोचा था कि कॉल सेंटर खोलेंगे, ठीक है। और शायद आपको पता होगा कि हमारे पास ऑलरेडी 200 सीट का कॉल सेंटर है दिल्ली में और लुधियाना में। और हमने सोचा था कि हम अपना मिथिलांचल में कॉल सेंटर खोलेंगे, बट कहीं ना कहीं वहाँ जाने के बाद जो अगर आप कॉल सेंटर खोलते हैं तो आपका जो है ब्रॉडबैंड मजबूत होना चाहिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मुझे 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस चाहिए था, बट जब हमने पता किया तो मुझे 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में देखिए, अभी झारखंड सरकार बनी है और IT हब बनाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं किसी अधिकारी से मिलने गया और बिहार में ही इन्वेस्टमेंट करने को लेके गया कि मुझे बिहार में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि वहाँ पे मैं अगर दिल्ली में बैठकर 1000-2000 लोगों को रोज़गार क्रिएट कर सकता हूँ, तो हम लोग क्यों ना बिहार में भी रोज़गार क्रिएट करें। और जब बिहार गए और एक अधिकारी से बात कर रहे थे ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो किसी दौरान उनसे रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा था। तो हमने उनको कहा कि अगर थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे। तो उनका जवाब था कि अच्छा, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा क्या, नहीं होगा क्या। तो इससे थोड़ा डिस्करेजमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और अधिकारी को साथ में आना चाहिए। हम एक साथ रहेंगे, हमारा भी मकसद है कि हमारी जो जन्मभूमि रही है उसको हम थोड़ा सा बेहतर कर पाएँ। और अगर हम टीम वर्क करेंगे, अगर कोई व्यापारी चाहेगा, कोई बिजनेसमैन चाहेगा, कोई इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं कहीं पे जाके अकेला ही कुछ कर लूँ, तो शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। मगर अगर कंधे से कंधे मिला के सब लोग काम करें तो निश्चित रूप से अगर बिहार सरकार एक दृष्टि से पूरे बिहार को देखे तो विकास बिहार का संभव है। वैसे आपको बिहार के विकास को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। अभी आपने भी बोला कई सारी चीज़ें जो वहाँ पे अधिकारी से सपोर्ट नहीं मिला। आपको क्या लगता है बिहार की सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या हो सकता है? जैसे कि पहले भी आपने कुछ चीज़ें बताया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको 500 स्क्वायर फीट जगह नहीं मिला, 200 सीटिंग का आपको कैपेसिटी वाला कहीं पे जगह नहीं मिला, इसलिए आपने वहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट और आपको 200 सीटिंग चाहिए था कॉल सेंटर के लिए, वो जगह नहीं मिला। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? इन सब चीज़ों को आज तक पिछले मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने जब से होश संभाला है तब सब माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री देखते हैं। और हमने शिक्षा के लिए भी प्लान किया और रोजगार के लिए भी प्लान किया हमने। तो इस 20 साल में वर्तमान सरकार इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाई, तो क्या समस्या रही है इन चीज़ों को लेकर के जो बिहार का? देखिए, मैं सरकार के बारे में क्या टिप्पणी करूं, ठीक है, ये सरकार को भी पता है। इच्छा शक्ति जहाँ तक अगर आप पूछेंगे, आप गुजरात में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और बोलते हैं कि एक दिन तो गुजारिए गुजरात में। बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे पर्यटन से लेके, एजुकेशन हब से लेके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिहार में किया जा सकता है, मगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब लोग जाते हैं वहाँ बहुत सारे, अभी 2005 में मुझे याद है कि वाइब्रेंट बिहार करके एक प्रोग्राम हुआ था। उस वक्त के राष्ट्रपति अभी नहीं रहे, स्वर्गीय अब्दुल कलाम
उस 2005 में गए थे, मैं भी पहुंचा था, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए थे, एनआरआईज वगैरह आए थे। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, ठीक है। नीतीश कुमार जी उस वक्त नए नए मुख्यमंत्री बने थे, अच्छा शुरुआत हुआ था। बट इच्छा शक्ति और फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा इधर उधर भटक गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति बनाया जाए तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है और बिहार को आगे ले जाए। तो सरकार की इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो नहीं है कि हम इस सब चीज़ों पे काम ना करें, बस वहाँ पे नहीं, देखिए, कुछ कोई भी चीज़ें हैं। सरकार को ये षड्यंत्र क्यों रहेगा? सरकार चाहती है कि अगर अच्छा करेंगे तो मेरी वाहवाही होगी, अच्छा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं जो 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 पिलर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस, आपस में कोऑर्डिनेशंस की बहुत ज़रूरत होती है। बोलते हैं ना, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपस में समावेश होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य होनी चाहिए। तो कहीं नहीं कोऑर्डिनेशन का कमी है। और अगर आप अपने आप को पैरामीटर्स के अंदर आपको केपीआई सेट करना पड़ेगा, खुद को केपीआई सेट करना पड़ेगा कि मैं आज कहाँ हूँ, अगले साल कहाँ हूँ, अगले साल कहाँ रहूँगा। आप एक विजन सेट करिए और विजन को फिर मेजर करिए कि मैंने ये विजन तय किया कि मुझे नेक्स्ट 1 ईयर में ये करना है, नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये करना है। और हर साल उसको फिर उस विजन के साथ में उसको रिव्यू करिए कि हमने जो ये सपने देखे थे कि नेक्स्ट ईयर में ये करना है, हम उसमें कहाँ तक पहुँचे। और अगर नहीं पहुँच पाए तो उसको रिव्यू करिए कि क्या दिक्कतें थी और उस दिक्कत को दूर करिए। अगर आप अपने 20 साल के अनिल झा से आज मिलते हैं तो उनको क्या सलाह देंगे? मैं उनको सलाह दूंगा कि ये मैं अक्सर कहूँगा कि आप सपने पालिए। मैं जो पूर्व राष्ट्रपति का मैं फिर एक बयान आपको स्टेटमेंट कहना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम साहब का मैं एक बोलते हैं वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। और मैं हर वक्त उनकी इस बात को याद रखता हूँ कि ड्रीम्स आर नॉट विच यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच मेड यू नॉट स्लीप। यानी कि सपने वो नहीं जो कि आप सो के देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने ना दे। तो मेरे जो 20 साल पहले के कोई अनिल झा अगर मुझे मिलेंगे तो मैं बोलूँगा कि सपना देखिए और सपना ऐसा देखिए जो कि आपको सोने ना दे। जी क्या कोई ऐसा मंत्र है जो आपको हमेशा प्रेरित करता है? देखिए, क्या होता है कि आपने उदाहरण दिया कि 1200 लोग, 1500 लोग, 3000 लोग, यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके साथ कितने लोग, आपकी संस्था कितनी बड़ी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब हम किसी से पूछते हैं, अगर किसी से सवाल किया जाता है कि आप टाटा बनना चाहेंगे या आप अदानी बनना चाहेंगे या आप अंबानी बनना चाहेंगे, तो ये सभी लोगों का, चाहे अदानी जी को अच्छा ना लगे, अंबानी जी को अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है। बट अगर तीनों से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो सबका सपना यही होता है कि बेशक मैं अदानी जैसा बड़ा ना बनूं, मगर मैं टाटा जैसा बनूं। तो ये है कि हम अच्छा करें, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई युवा, जैसे आपने सफलता हासिल किया है, अगर कोई युवा कुछ बड़ा करना चाहता है और आपके तरह सफल होना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैंने 3 बातें कही कि सपने देखने आना चाहिए, जी ठीक है। सपना पूरा करने के लिए नींद की कुर्बानी करनी चाहिए जी। और धैर्य रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमारे साथ अभी अनिल झा सर थे, जो एओन मार्केट रिसर्च के संस्थापक हैं। और जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, इनकी जो यात्रा रही है बहुत ही संघर्षशील रहा है और ये आज एक मुकाम पे पहुँचे हुए हैं और बहुत सारी बातें हमने किया है इनसे। आप लोग जाइए और इस वीडियो को देखिए और सर के जो प्रेरणादायक शब्द हैं उसको अपने जीवन में अमल कीजिए। और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे आप सभी के लिए। ऐसे ही व्यक्ति को हम अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित करें जिससे आपके जीवन में बदलाव हो सके। क्योंकि वर्तमान में जो हमारे समाज का, चाहे भारत की बात करें तो युवा पीढ़ी जो है, भारत एक युवा
प्रधान देश होते हुए भी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक जाते हैं। वो नहीं भटके, अपने किसी न किसी को आपको प्रेरणा स्रोत मानना पड़ेगा और उनके प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, नहीं तो यूं ही भटकते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, Thank you, आप अगर मनीष जी। कुछ कहना चाहेंगे तो। मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आपके कई सारे सवाल जो थे काफ़ी रिसर्च आधारित थे। आपने मेरे बारे में शायद बहुत सारी जानकारियाँ लेके आए हुए थे, और आपने जिस बेवाकी से सवाल किए और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं फिर से धन्यवाद कहूँगा आपको भी और आपके दर्शकों को भी कि आपने एक ऐसा सोचा कि मेरा बारे में लोगों को बताना चाहिए। फिर से धन्यवाद।